हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में और स्वरों के वर्गीकरण एवं उनके उच्चारण स्थान के बारे में जाना। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण व उनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको व्यंजनों का वर्गीकरण व उनके उच्चारण स्थान के संबंध में बतलाऊंगा। व्यंजनों का वर्गीकरण हम उनके उच्चारण के स्थान के नाम पे करते हैं। जैसे वर्ण का नाम कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्तस्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य, स्वर, यंत्रीय, उच्छित, ये सब जो वर्ण के नाम हैं, इन सब का नामकरण उनके उच्चारण स्थान के भाव पर हुआ है और फिर उनको हम अघोष और सघोष में बांटते हैं। अघोष में अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण में, सघोष में भी सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण तथा पंचम सघोष अल्प प्राण नासिक्य। अब इस तालिका को, इस टेबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अघोष सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं। फिर हम इस तालिका पे वापस आते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जानते हैं अघोष और सघोष को। अघोष को अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो वॉइसलेस जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं, वो अघोष कहलाते हैं और जो वॉइस्ड होते हैं वर्ण, वो सघोष कहलाते हैं। अब वॉइसलेस या वॉइस्ड का क्या अर्थ हुआ कि अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। मतलब अगर हम कोई वर्ण को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका जब उच्चारण कर रहे हैं, तो उस उच्चारण के समय क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ श्वास का प्रयोग होगा। तो वह वर्ण, वह अक्षर क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वह अघोष कहलाएगा, वो व्यंजन अघोष कहलाएगा। और अगर उसमें श्वास के सिवा नाद आ रहा है, श्वास का प्रयोग ना होके उसमें नाद का प्रयोग हो रहा है उच्चारण के समय, तो वह सघोष कहलाता है। ठीक है, अब जब श्वास का प्रयोग होता है अघोष में, तो उसमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होंगी। स्वर तंत्रियां झंकृत ना होने का अर्थ क्या हुआ, जो हमारा गला है, गले से आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ श्वास से जब हम बोलेंगे उस अक्षर को, उस व्यंजन को, तब सिर्फ श्वास के द्वारा ही, मात्र श्वास की हेल्प से, श्वास की मदद से वह शब्द बोल लिया जाएगा। उसके अंदर हमारा जो वॉइस बॉक्स है गले का, उसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है, जो स्वर रज्जु है, वॉइस बॉक्स है, उसका उपयोग नहीं होगा, इसीलिए उस स्वर की तंत्रियां झंकृत नहीं होंगी। इसी कारण उन शब्दों को अघोष कहा जाएगा। ठीक, जैसे अगर आप देखें क, ख, च, छ, अगर आप इन्हें प्रोनाउंस करें, इनका उच्चारण करें, तो आप पाएंगे कि जब इन शब्दों का उच्चारण हो रहा है, इन अक्षरों का, इन व्यंजनों का उच्चारण हो रहा है, तब
क्या होता है कि हमारा स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती, सिर्फ मुंह से एक हवा निकलती है, श्वास निकलती है। ठीक है, तो ये अघोष हो गई। ठीक है, इसीलिए वॉइसलेस आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि मेन वॉइस जो हमारी है, वॉइस बॉक्स हमारा, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब बात करते हैं सघोष में। तो सघोष में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होंगी। आप चाहें तो देख लें, ग, घ, ज, झ। इसके अंदर हमारा जो गले का वॉइस बॉक्स है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्वर रज्जु उपयोग में आ रहा है। तो ये जितने भी व्यंजन हैं ये क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। इसका क्या अर्थ हुआ? तो प्राण जो शब्द है वो वायु से संबंधित है। तो अगर आप देखें तो अल्प प्राण मतलब, अल्प मतलब कम, तो जहाँ कम मात्रा में वायु निकले, श्वास निकले, मतलब वायु का प्रवाह जहाँ कम हो, ठीक है, श्वास कम मात्रा में निकले, तो वो जितने भी व्यंजन होंगे, जितना भी वर्ण होंगे, वो सारे अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है ना। और महाप्राण में उसका विपरीत है बिल्कुल। वहाँ श्वास जो है अधिक मात्रा में निकलेगी, अच्छी मात्रा में निकलेगी, वहाँ वायु का प्रवाह अच्छा होगा, अधिक होगा। ठीक, तो ये अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। ठीक है। और एक चीज़ अगर आपको पहचाननी हो, ना समझ में आए, तो जब भी अल्प प्राण का आप उच्चारण करेंगे, अल्प प्राण व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, तो अंत में हकार जैसी ध्वनि नहीं होगी, जबकि महाप्राण में अंत में हकार की ध्वनि होगी। हकार का अर्थ क्या है कि अगर आप देखें तो अगर मैं ख बोल रहा हूँ तो आखिरी में हा जैसी साउंड आ रही है, तो ये महाप्राण हो गया। ख, घ, छ, झ। ठीक है। और अगर आप देखें क में हा, आखिरी में हा की साउंड नहीं आ रही है, हा की ध्वनि नहीं आ रही है, तो ये अल्प प्राण हुआ। जबकि महाप्राण में हा की ध्वनि आएगी। ठीक है ना। ख, घ, इनमें हा की ध्वनि अंत में आ रही है, तो ये अंत में हकार की ध्वनि इनमें उत्पन्न हुई, तो ये महाप्राण हो गए। और जिनमें नहीं होगी, जैसे ज है, ठीक है, च है, इनमें हकार नहीं, हा नहीं आ रहा अंत में। ठीक है, तो ये अल्पप्राण और महाप्राण हो गए। और हमारा अघोष और सघोष। तो ये क्लियर है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब एक और हमारा आयोग वाह आता है कि आयोग वाह वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। तो जो ना स्वर में आए ना व्यंजन में आए, वो आयोग वाह कहलाते हैं। मतलब अनुस्वार हो जिनमें, और जिनमें विसर्ग का उपयोग हो। ठीक है, जैसे अंग और अ, ये जो दो वर्ण हैं, ये कैसे वर्ण हैं? आयोग वाह वर्ण है। ठीक है ना। तो अगर आता है प्रश्न कि आयोग वाह वर्ण किन्हें कहेंगे, तो हम अंग और आ को आयोग वाह वर्ण कहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस तालिका की, इस टेबल की। तो इस टेबल को आपको समझना है और याद करना है। ठीक है, समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया, रटा नहीं जाएगा आपसे। अगर समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वर्ण का नाम है कंठ, उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, गला होगा। ठीक है। अब उसमें अघोष अल्प प्राण। ठीक है, अघोष अल्प प्राण। अब मैंने अघोष समझा दिया था आपको, अल्प प्राण भी समझा दिया। ठीक, कम हवा निकलेगी मुख से, क। ठीक है ना, सिर्फ श्वास का प्रयोग हो रहा है। आगे आप समझ जाएंगे, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। अघोष महाप्राण में क्या है? देखो, ख है ना, महाप्राण है ख। सघोष अल्प प्राण ग, सघोष महाप्राण घ। ये सब कंठ से निकल रहे हैं, बस अघोष और सघोष अल्प प्राण महाप्राण में विभाजित हो जा रहे हैं। ये सब कंठ के अंतर्गत है। ठीक है ना। और सघोष अल्प प्राण नासिक, तो अंगा जो है ये ना जब आप उच्चारण करेंगे तो ना
जो नासिक का है वह इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अंगा जो है सघोष अल्पप्राण नासिक में आ गया। अब बात करें हम तालव्य की, तो तालव्य कहाँ होगा उसका उच्चारण स्थान? तालु। ठीक है, तालु मैंने पिछली बार ही बताया था, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। ठीक, उसके अंदर हमारा अघोष अल्प प्राण में च आ गया, अघोष महाप्राण में छ आ गया, सघोष अल्प प्राण में ज और ज दोनों आ गए। ठीक है ना, और सघोष महाप्राण में झ आ गया, सघोष अल्प प्राण नासिक में इया आ गया। ठीक है, नाक का इसमें उपयोग हो रहा है इया। ठीक, इसलिए नासिक की उसका नाम रखा है। मूर्धन्य मैंने बतलाया आपको, मूर्धा पिछली बार ही बतलाया था जब स्वर के बारे में मैंने वर्गीकरण किया था। तो मूर्धन्य में क्या हो गया? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ठीक, मूर्धा कहलाता है, इसीलिए उसका नाम मूर्धन्य। अब उसमें अघोष महाप्राण में ट, ठीक, अघोष अल्प प्राण में ट, अघोष महाप्राण में ठ। ठीक है ना, अघोष अल्प प्राण में ट, अघोष महाप्राण में ठ, सघोष अल्प प्राण में ड, सघोष महाप्राण में ध। ठीक है ना, और सघोष अल्प प्राण नासिक में क्या आ जाएगा? णा, णा। नाक का हो रहा है ना इस्तेमाल, तो सघोष अल्प प्राण नासिक। ओष्ठ में क्या देखते हैं हम? दोनों ओंठों से उच्चारण स्थान, तो इसीलिए ओष्ठ हो गया। ठीक है, आप देखें प ऊंट से आ रहा है, लेकिन अघोष अल्प प्राण है, सिर्फ स्वर। ठीक है ना, श्वास, प श्वास का उपयोग सिर्फ, अघोष महाप्राण। ठीक है, फ या फ। ठीक है, सघोष अल्प प्राण, ब सघोष महाप्राण, भ सघोष अल्प प्राण नासिक म। ठीक है, अब वत्सर्य देखते हैं। वत्सर्य में क्या होता है? दंत और मसूड़ा, दांत और मसूड़ा दोनों का उपयोग होगा उसमें। ठीक है, दांत के मूल से आवाज आएगी। तो इसके अंदर सिर्फ अघोष महाप्राण में हमारा स आता है और सघोष अल्प प्राण में र और ल आते हैं। ठीक है, सिर्फ यही व्यंजन आते हैं। दंतोष्ठ में देखते हैं, ऊपर के दांत और निचला ऊंट, वो दंतोष्ठ कहलाता है। ठीक है, दांत और ऊंट दोनों, तो ऊंट नीचे का और ऊपर का दांत, तो दंतोष्ठ हो गया। इसमें वा आ गया। ठीक है, मूर्धन्य, तो पिछला मूर्धन्य में क्या था? मुंह के भीतर की छत का पिछला, इसमें हो गया अगला, अगले में हमारा शा आ जाता है। ठीक है ना, खटकोण वाला, ख कह सकते हैं आप, ख। ठीक, खटकोण का ख। और स्वर तंत्री, वो कंठ के भीतर जो होता है हमारा स्वर तंत्र। ठीक है, स्वर यंत्रीय कहलाएगा वो। ठीक है, स्वर यंत्रीय में सिर्फ ह आता है, जो कि हमारा सघोष महाप्राण के अंतर्गत आता है, ह। और उच्छिप्त में क्या होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। जब आप इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर? देखें, ड़ा और ढा। ठीक है ना, अड़ा ढा, अगर आप इनका उच्चारण करें तो देखें जीभ जो है ऊपर से नीचे आती है, ड़ा ढा, तो ये सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है ना, ड़ा और ढा, इसमें अंतर समझें आप। ठीक है ना, ढा ऊपर वाला है, अड़ा। ठीक है ना, जो जीभ झटके से नीचे आ रही है तो वो ये है। ठीक है, ड़ा। ठीक है ना, वो डा है। अंतर समझ रहे हैं? ठीक, तो ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान था, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, याद करना है। प्रश्न किस प्रकार से आएगा? आपको ये टेबल नहीं आएगी, आपको प्रश्न आ जाएगा कि पूछ लेगा कि अघोष महाप्राण में मूर्धा में कौन सा शब्द आता है, मूर्धन्य वर्ण का नाम बताए जो कि अघोष महाप्राण हो। तो वो क्या हो जाएगा? खटकोड़ वाला शा। ठीक है ना, या खा। ये पूछ लेगा वत्सर्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो स र ल, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कंठ वर्ण कौन से होते हैं, दंतोष्ठ कौन से होते हैं। ठीक, तो
आप लोग इसको अच्छे से समझ लें और याद कर लें। अब इतने व्यंजन जो हमने जाने, उसके अलावा ये दो तरीके के और व्यंजन हैं जो कहीं कहीं पूछ ले जाते हैं कि पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्व यानी बगल से हवा निकल जाए। ठीक है, मतलब जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो उसके हवा जो है वो पार्श्व से मतलब बगल से निकल जाएगी। अगर आप देखें तो ला जो शब्द है, ला, यही एकमात्र पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना। और लुंठित व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ उच्चारण स्थान पर कंपन के साथ आघात करती है। ठीक है, जब आप उच्चारण करेंगे तो कंपन होगा और आघात होगा, हिलेगी। जैसे कि र जो है, र कंपन के साथ आता है, तो ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, यह दो और आपको समझने हैं। तो समझना क्या है, याद कर लें, पार्श्वी व्यंजन सिर्फ ला होता है और लुंठित व्यंजन रा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा हुआ। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और LSIS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।